बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 सोल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सोल्व करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इन बेहतरीन वर्चुअल लेक्चर से मुस्तफ़ैद हो सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एल एंड एम बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और दो जो है हमारे पास टर्म्स दी गई हैं, यानी x+3 और x-2, जिनके ज़रिए हमने ये इसको हल करना है। तो अब हमने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब हम एक बार x+3 यानी x+3 को 0 को लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = -3। इसी तरह x-2 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 2। तो इन दो पहले हम -3 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम +2 के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन बच जाएंगे, यानी दो रिमाइंडर बच जाएंगे। हम इन दो रिमाइंडर के ज़रिए हमारे पास दो इक्वेशंस हासिल होंगी, जिनको हम आपस में सोल्व करने के बाद हमारे पास एल और एम की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को x³ + 4x² + 12x + m को -3 के साथ डिवाइड करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन का हमारे पास ये तरीकाकार है कि सबसे पहले हम तमाम जितने भी होते हैं वो अद्दी सर, x³ का अद्दी सर 1 है जो है वो हम लिख लेंगे। इसी तरह x² का कोएफिशिएंट जो है वो 4 है। इसी तरह x का जो कोएफिशिएंट या अद्दी सर जिसको हम कहते हैं वो 12 है। और इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट m है, तो उनको हमने इस तरतीब से जो है वो लिख लिया। उसके बाद हम जिससे डिवाइड करना है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे, यानी -3, और हम इसी तरह दो लाइन जो है वो लगा देंगे। हमने सबसे पहले डिवाइड करना है -3 के साथ, तो हम -3 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे बल्कि -3 लिखेंगे। उसके बाद जो भी पहला आदत होगा हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो हम 1 को नीचे लिख लेंगे, नीचे उतार लेंगे लाइन के नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 1। अब 1 को हमने जिससे डिवाइड करना है, यानी -3 से डिवाइड करना है, ये गलती से हमने 2 लिख दिया, लेकिन हमने -3 के साथ डिवाइड करना है। तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। 4 और -3 हम जानते हैं कि वो 1 के इक्वल है। 1 को हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया -3। 2l और -3, 2l -3 वैसे का वैसे है, वो हमने नीचे लिख लिया। इसी तरह हमने 2l -3 को -3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -6l + 9, तो वो हमने m के जो है वो नीचे लिख लिया। m जो है वो -6l + 9 के साथ जब ऐड हुआ तो हमारे पास आ गया m -6l + 9, तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो हमने यहाँ पर लाइन लगाई और बाकी जो है आखिरी अदद जो होता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, जो कि है m -6l + 9। तो ये हमारे पास एक जो है वो बन गई इक्वेशन, जिसको हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, यानी m -6l + 9 = 0। तो ये हमारे पास पहली जो है वो बन गई इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई। बिल्कुल इसी तरह अब हम इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे और उसका जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास सेकंड जो है वो इक्वेशन होगी। तो हम इसी तरह उसी इक्वेशन के अद्दी सर लिखेंगे, यानी का कोएफिशिएंट लिखेंगे, और उसको हम जो है वो पहले हमने 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। 1 हमने नीचे उतारा तो 1 आ गया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आया, 4 + 2 हमारे पास 6 हो गया। इसी तरह हमने 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आया। 2l + 12 नीचे उतार लिया। इसी तरह 2l + 12 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 4l + 24, और 4l + 24 में m प्लस किया तो हमारे पास आ गया m + 4l + 24, जो कि हमारे पास रिमाइंडर होता है, हम जानते हैं। तो उसको हमने लिख लिया रिमाइंडर, और हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं, तो हमने इसको 0 के इक्वल लिखा। तो ये हमारी सेकंड जो है वो सेकंड जो है वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई। पहले हमने एक इक्वेशन हासिल की -3 के साथ डिवाइड करने के बाद, और दूसरी इक्वेशन हमने 2 के साथ डिवाइड करने पर हासिल कर ली।
अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और वहाँ से एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी का माइनस कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, यानी m माइनस 6l प्लस 9 फर्स्ट लिखेंगे सॉरी इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन जो है वो लिख देंगे m प्लस 4l प्लस 24। जब हम जानते हैं कि जब माइनस करें तो तमाम टर्म्स की जो होती हैं अलामात साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो m और माइनस m आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इसके बाद हमारे पास बचा 6l और 4l को जब ऐड किया तो हो गया 10l, साथ में साइन है माइनस का, और इसी तरह माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 को जब हम राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और माइनस 10 जो है वो उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो जब ये डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गया l इज इक्वल टू -3/2। तो इस तरह हमारे पास l की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो अब हम जानते हैं कि जब एक वैल्यू हमारे पास मौजूद हो तो सेकंड वैल्यू मालूम करने के लिए हम एक की वैल्यू एक ही इक्वेशन में पुट कर देते हैं। l की वैल्यू हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने l की जगह -3/2 लिख दिया, -3/2 की वैल्यू पुट कर दी। -6 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हुआ तो हमारे पास 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है, और माइनस में 9 होते हैं। 9 प्लस 9 18 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ गई वैल्यू m इज इक्वल टू -18। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। l की वैल्यू -3/2 और इसी तरह m की वैल्यू -18 जो है वो हमारे पास बच गए। अब हमने देखा कि उन्होंने कहा था कि l और m की वैल्यू मालूम करें बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो इसमें हमने ये किया कि इसमें उन्होंने 2 वैल्यूज़ दी थी जिसके साथ हमने एक ही इक्वेशन को डिवाइड करना था। तो सबसे पहले एक अदद के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने सेकंड अदद के साथ जब इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड जो है वो इक्वेशन बन गई। तो अब तब हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई l की, और l की वैल्यू जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास आ गई सेकंड वैल्यू यानी m की। तो ये हमारा आंसर था। हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है कि फाइंड रूट्स बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो इसमें अब हम देख सकते हैं कि हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसी तरह तक डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। x³ - 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल पहले हम उसी तरह सोल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को जो है आगे फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। x³ का कोएफिशिएंट 1 लिख लिया। इस तरह x² का कोएफिशिएंट यानी x² मौजूद ही नहीं है तो इसलिए हम इसकी जगह 0 लिख लेंगे, और उसके बाद x का कोएफिशिएंट -28 लिखा, और उसके बाद कांस्टेंट 48 हमने लिख लिया। इसके बाद हमने जिससे डिवाइड करना है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा, और इसी तरह हमने 2 लाइन जो है वो लगा ली। हमने 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद पहला अदद जो भी हो, यानी हमारे पास 1 है पहला अदद, तो इसको हम नीचे उतार लेंगे। 1 आ गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, जो कि सेकंड डिजिट यानी 0 के नीचे लिख लेंगे। 0 + 2 2 आ गया। इस तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो हमने अगले डिजिट के नीचे लिखा, और इनको जब सोल्व किया तो वो आ गया -24, और -24 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया -48, और ये हमारे पास आ गया 0। हम जानते हैं कि आखिरी जो भी डिजिट हो वो होता है रिमाइंडर, और बाकी जो हमारे पास सेंटर में होता है वो हमारे पास कोशेंट होता है। यानी हमारे पास बन गया x² प्लस 2x - 24, यानी जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में बचती है वो जिसको हमने डिवाइड किया होता है उस इक्वेशन का एक दर्जा कम होता है। यानी अगर हमारे पास x³ था सबसे ज़्यादा दर्जा, तो अब हमारे पास 2 दर्जे मुसावा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई। इसको हमने 0 के इक्वल लिख लिया, यानी x² प्लस 2x - 24 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब हम इसे फैक्टराइजेशन के तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे मतलूबा आंसर यानी का रूट्स होंगे।
तो इसको हम सोल्व करने का तरीका फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन जो हम जानते हैं कि हमने सेंटर वाले एक्स के कोएफिशिएंट को इस तरह तोड़ना होता है कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो कांस्टेंट बन जाए। 6 मल्टीप्लाई से 4 जो है वो 24 बनता है और 6 - 4 2 होता है, तो हमने लिख लिया 6 - 4। इसके बाद हमने 6 को और -4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास बचेगा 6x - 4x। इसके बाद हमने पहली 2 टर्म में से x कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा x + 6, और इसके बाद -4 कॉमन लिया आखिरी 2 टर्म में से, तो हमारे पास बच गया x + 6 = 0। अब हमारे पास 2 टर्म बच गई हैं, तो इनमें से x + 6 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में वो मौजूद था। x + 6 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x - 4 = 0। अब हम x + 6 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं और इसी तरह x - 4 को भी अब हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने x + 6 = 0 लिखा और 6 को अब हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो माइनस का बन जाएगा, यानी x = -6। बिल्कुल इसी तरह x - 4 = 0 लिखा और -4 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो बन जाएगा +4, यानी x = +4। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 2 रूट्स आ गए, -6 और +4। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है -6 और 4। तो अब हमने देखा कि उन्होंने कहा था कि रूट्स फाइंड आउट करें, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने बिल्कुल उसी तरह डिवीज़न की, सिंथेटिक डिवीजन, और उसके बाद पहले हम रिमाइंडर को देखते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि रूट्स फाइंड आउट करें तो रूट्स का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आंसर जो है वो फाइंड आउट करें। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से सोल्व किया और तब हमने x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट की, -6 और 4, जो कि हमारा मतलूबा जो है वो सोल्यूशन सेट है और मतलूबा जो है वो आंसर है, यानी कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह अब हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में दीगर जो है वो सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड रूट्स फाइंड आउट करें बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो इसमें हमारे पास 2 अदद दिए गए हैं और एक इक्वेशन दी गई है। तो हम इस इक्वेशन को पहले एक अदद के साथ डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे पास क्वोशंट यानी आंसर आएगा, क्वोशंट आएगा, उसे हम दूसरे अदद के साथ तकसीम कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लिखते हैं इस इक्वेशन के। x4 का कोएफिशिएंट 1 लिखा और इसी तरह x³ हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसकी जगह हमने 0 लिख दिया, और उसके बाद x² का कोएफिशिएंट -10 लिखा और x हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, और उसके बाद कांस्टेंट हमने 9 लिख दिया। इसके बाद हम सबसे पहले इसे 1 से डिवाइड करते हैं। तो 1 से डिवाइड करने का तरीका यह है कि सबसे पहला अदद जो है यानी 1 जो है वो नीचे उतार लेंगे लाइन से। तो 1 × 1 करेंगे तो वो आ जाएगा 1, तो उसे सेकंड डिजिट यानी 0 के नीचे हम लिख देंगे 1। 0 और 1 हमें पता है कि वो 1 के इक्वल होता है, तो वो आ जाएगा 1। फिर अगेन 1 × 1 करेंगे तो वो 1 आएगा और उसे तीसरे डिजिट के नीचे लिख देंगे, यानी -10 के नीचे लिख देंगे। -10 + 1 हमारे पास -9 बच गया। -9 × 1 -9, -9 + 0 -9, और -9 दोबारा जो है वो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो -9 आया, उसे 9 के नीचे लिखा तो वो 9 और -9 0 हो गया। अब हमारे पास जो क्वोशंट बचा है उसे 3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। 3 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर वही तरीका कि पहला डिजिट हम उसी तरह नीचे उतार लेंगे, यानी 1 को हम नीचे लिख लेंगे, और उस अदद को जो नीचे उतारा था 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसे दूसरे डिजिट के नीचे लिख देंगे, यानी 3 × 1 3, और उसे दूसरे डिजिट यानी 1 के नीचे हमने लिख दिया 3। अब 1 + 3 हमें पता है कि वो 4 होता है, तो वो हमने नीचे लिख दिया। 4 × 3 12, उसे -9 के नीचे यानी थर्ड डिजिट के नीचे लिख दिया। -9 और +12 हमें पता है कि वो 3 के इक्वल होता है, तो वो हमने 3 लिख दिया। 3 × 3 9, उसे -9 के हमने नीचे लिख दिया 9। तो अब हमने इस इक्वेशन को 2 बार तकसीम किया है, और अब हम इसमें से भी आखिरी जो डिजिट होता है वो हमें पता था कि वो रिमाइंडर है, उसे भी हम छोड़ देंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन हमारे पास बचेगा वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
क्योंकि हमारे पास जो मौजूद इक्वेशन थी उसका दर्जा 4 था। जब उसे एक बार डिवाइड किया तो उसका दर्जा 3 रह गया। जब 2 बार तकसीम किया तो उसका दर्जा हमारे पास 2 रह गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से हम 0 के इक्वल लिखेंगे, जिसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वहाँ से हम फैक्टराइज करने के ज़रिए हम रूट्स हासिल करेंगे, तो जो वो हमारा आंसर होगा। तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का तरीकाकार आपको मालूम है कि इसमें हम x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे इस तरह तोड़ते हैं कि वो जब मल्टीप्लाई हो आपस में तो वो कांस्टेंट के इक्वल हो, और जब उसे आपस में हल किया जाए तो वो x का कोएफिशिएंट बन जाए। यानी अब 4x को हम इस तरह तोड़ेंगे कि वो जब मल्टीप्लाई हो तो वो 3 के इक्वल हो। तो हम लिखेंगे 3 + 1, यानी हमने 3 + 1 में हमने तोड़ दिया। अब 3 + 1 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस x आ जाएगा, और इसी तरह प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप पहली 2 टर्म में से हम देख सकते हैं कि x दोनों में मौजूद है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3, क्योंकि हमने पहली टर्म में से x कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया एक x, और दूसरे टर्म में से x कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 3। इसी तरह आखिरी 2 टर्म में से +1 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 2 टर्म बची हैं, इन दोनों में से हम x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम x प्लस 3 को एक दफ़ा 0 के इक्वल लिखेंगे और x प्लस 1 को भी हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। सबसे पहले हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, और वहाँ से +3 है तो हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। बिल्कुल इसी तरह x प्लस 1 को भी हम 0 के इक्वल लिखेंगे, और वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर +1 है तो जब वो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई -3 और -1, जो कि हमारे मतलूबा रूट्स हैं। अब हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 में 2 अदद दिए गए थे और एक इक्वेशन दी गई थी। सबसे पहले हमने एक अदद के ज़रिए उसे डिवाइड किया उस इक्वेशन को, और बाद में उस जो क्वेश्चन बचा उसे दूसरे अदद के साथ डिवाइड किया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसे फैक्टराइजेशन के तरीके से सोल्व किया, और हमारे पास 2 रूट्स हासिल हुए जो कि हमारा मतलूबा आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हुआ।